नमस्कार मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं कवि और अध्यापक अमन तिवारी आपका अपने इस वीडियो सेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की एक पूरी श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, संपूर्ण हिंदी यहाँ पढ़ने वाले हैं और उसी श्रृंखला में हमने हाल ही में संधि अध्याय के सभी बिंदुओं को, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। यदि आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं, संधि का भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैंने 6 भागों में संधि को बनाया है। चूंकि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो प्रत्येक संधि के मैंने 2-2 वीडियो बनाए हैं ताकि आपको समझने में कतई दिक्कत ना हो। बच्चों, अब आपकी मेहनत बाकी है। आप अगर मेहनत करते हैं, सारे वीडियोस को देख के अच्छे से नियम याद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आपकी कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसको लेकर आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, मैं माफ़ी चाहूँगा 2 मिनट के लिए, मैं ज़रा पेन को उठा लूँ। लेकिन समस्या ये है कि हमारे प्यारे बच्चे सपने तो देख लेते हैं लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहते। बच्चों देखिए, सिर्फ कोरे कोरे सपने देख लेने से हमारे सपने पूरे नहीं होते। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो जद्दोजहद करनी है, जो मेहनत करनी है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। और मेहनत सिर्फ मस्तिष्क में नहीं, धरातल पे भी दिखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियोस पूरे नहीं देखे हैं या 1-2 वीडियो देख के आपने छोड़ दी हैं, तो आपसे निवेदन है, संधि अध्याय के समस्त वीडियो देखिए। और उसके बाद आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, एक खजाना लेके आया हूँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न संधि से संबंधित, हाई फ्रीक्वेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न या संभावित प्रश्न, या यूं कहिए मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई एक प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं मैं सामने संधि की, जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर इन प्रश्नों को हल कर लें, इन 50 प्रश्नों को हल कर लें जो आज मैं लेके आया हूं, तो लगभग आपके संधि के सभी महत्वपूर्ण नियम पूरे रिवाइज हो जाएंगे। और जो आपने पीछे सीखा था, जितने भी नियम आपने सीखे थे, उन हर नियम से संबंधित आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों, बिना देर किए, बिना किसी अन्य रूपरेखा को बनाए, हम शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसका नाम है संधि प्रश्नोत्तरी, मतलब संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 50 प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। वैसे तो ये कह देना उचित नहीं होगा बच्चों कि यही प्रश्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर ये 50 प्रश्न अच्छे से आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और आपने पीछे की वीडियोस आपने देख रखी हैं संधि की, तो फिर आपका कोई भी प्रश्न संधि का आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा। लेकिन जरूरी नहीं है बच्चों इसी प्रश्नोत्तरी से आपको प्रश्न देखने को मिले, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस प्रश्नोत्तरी से संबंधित प्रश्नों से संबंधित ही प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। जैसे किसी एक प्रश्न को मैं लेके आ गया, तो उसी तरीके के जो दूसरे प्रश्न हो सकते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है आपके परीक्षा में इसी प्रश्नोत्तरी से सारे संधि के प्रश्न फंस जाएं, क्योंकि मैंने जो प्रश्नों का जो संकलन किया है वो बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से किया है। मैंने कोशिश करी है कि हर नियम पर आधारित इसमें प्रश्न आ जाएं और वो प्रश्न लिए जाएं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए आप कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए और देखना शुरू करिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और प्रश्नों को हल करना शुरू करिए। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो इस प्रश्नों को जब हल करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जब हमें किसी पढ़ाई को करने के बाद, किसी अध्याय को पढ़ने के बाद जब प्रश्न श्रृंखला मिलती है और हमें उसमें प्रश्नों को कर पाते हैं अच्छे से, तो फिर वो एक बड़ा ही सुखद अनुभव होता है बच्चों। तो चलिए बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी का नाम है संधि प्रश्नोत्तरी, और ये पिछले जो संधि के अध्याय हमने पढ़े उन पर आधारित है। पहला प्रश्न आपके सामने बच्चों ये रहा। पहला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से मैंने इन प्रश्नों को तैयार किया है और लिखा है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें सिर्फ संधि के प्रश्न ही हल नहीं करने हैं, बल्कि हमें पूरी संधि का संपूर्ण जो रिवीजन जिसको कह सकते हैं, इसको हम दोबारा से हम कंठस्थ करना चाहते हैं अगर संधि चैप्टर्स को, पूरे चैप्टर को,
तो हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें जिससे हमें नियम याद हो जाए। तो वही पहला ही देख लीजिए, आप प्रश्न क्या है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है, विकार आता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं? नहीं बच्चों, समास नहीं कहते हैं, हाँ संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो हमारा दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। हमारा अगर आपको सही से दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा अपने वीडियो का रेजुलेशन जरूर बढ़ा लीजिएगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। तो हमारा दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और आपको पहले ही परिभाषा ये दी गई थी, दो वर्णों के मेल से विकार जो पैदा होता है उसको संधि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामान्य तौर पर संधि कितने प्रकार की होती है? सामान्य तौर पर संधि कितने प्रकार की होती है, माने ये पूछ रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों देखिए, मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्वर संधि ये पहला भेद है। दूसरा भेद हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं बच्चों, व्यंजन संधि। और तीसरा भेद बच्चों हम जो है विसर्ग संधि पढ़ते हैं। तीसरा भेद हमारा जो बच्चों विसर्ग संधि। तो आपको पता है मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है, और वही हमारा प्रश्न है कि सामान्य तौर पर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आप बिना सोचे समझे दूसरे विकल्प पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों जो आपने वीडियो देख रखे हैं उनका रिवीजन भी होता रहेगा साथ ही साथ। हिंदी भाषा में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? बहुत ही सरल तरीके से बिना किसी प्रश्न बात को घुमाए हुए पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के भेद कितने, ये पूछ रहा है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं हिंदी भाषा में। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक होता है बच्चों दीर्घ संधि, दूसरा होता है बच्चों गुण संधि, तीसरा होता है बच्चों वृद्धि संधि, चौथा होता है बच्चों यण संधि, और 5वां प्रकार हम पढ़ते हैं अयादि संधि। तो बच्चों पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो आप ये 5 भेद याद जानते हैं पहले से ही, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इसमें आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा, 3, 5, 4, 7। तो आप बिना कहे दूसरा विकल्प चुन सकते हैं, क्योंकि इसी में लिखा हुआ 5। हिंदी भाषा में स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, और ये मैं पढ़ा चुका हूं पीछे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिए जरा आप, कि दयानंद में प्रयुक्त संधि, एक शब्द दे दिया गया है, उसको रेखांकित कर दिया गया है, और पूछ रहा है कि दिए गए शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है, यानी कौन सी संधि है। इस शब्द में जब 2 पद मिलाए गए तो किस संधि की वजह से यह शब्द बना है, ऐसा पूछ रहा है। तो दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे संधियों की, उतने ही अनुभवी हो जाएंगे। बिना संधि की प्रैक्टिस किए संधि का उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको शब्द देता है कोई और पूछता है कि बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो उसके लिए आपको संधि विच्छेद शब्द का अच्छे से पता होना चाहिए। बिना संधि विच्छेद के आप तुक्का लगा सकते हैं या रटी हुई चीज को बता सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में कहीं ना कहीं आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। अगर आपको संधि विच्छेद पता है और नियम याद है, फिर आपकी संधि का जो उत्तर होगा बिल्कुल गलत, प्रश्न का उत्तर जो होगा बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे दयानंद में, तो दया धन आनंद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? दया धन आनंद। दया धन आनंद बराबर दयानंद होता बच्चों। तो दयानंद में इस वर्ड पद का प्रथम पद है दया, इसका अंतिम वर्ण है बच्चों बड़ा आ, और आनंद का प्रथम वर्ण है बच्चों बड़ा आ, और ये दोनों आ मिलकर बच्चों एक बड़ा आ बन गए हैं और शब्द बन गया है दयानंद। अर्थात 2 आ मिलने पर क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। तो दयानंद में कौन सी संधि है? तो आप दीर्घ के साथ जा सकते हैं। अगर कभी सजातीय स्वर आपस में मिले, सजातीय स्वरों के बारे में मैंने आपको बताया था, आ ई उ, छोटा आ बड़ा आ आपस में सजाती हैं, छोटी ई बड़ी ई आपस में सजाती हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में सजाती हैं। कोई भी सजातीय स्वर अपनी ही जाति के किसी भी स्वर से मिले तो वो दीर्घ संधि बनती है बच्चों। वो दोनों मिलकर एक दीर्घ में बदल जाते हैं, इसलिए उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो दयानंद में 2 बड़े आ मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। तो इस तरीके से अगर आप उत्तर देंगे तो फिर वो कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपीश में
प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीश एक शब्द दिया गया, कपीश, और इसमें कौन सी संधि है ये बतानी है बच्चों। तो कपीश का संधि विच्छेद कर दीजिए। कपीश का संधि विच्छेद होता कपि धन ईश। तो इसका मतलब ये हुआ कि कपि पद में अंतिम जो कपि पद है, इसमें प्रथम पद है, उसका कपि का अंतिम वर्ण निकलेगा बच्चों छोटी ई, और इसका मेल हो रहा है बड़ी ई से। और आप देखिए दोनों ही सजातीय स्वर हैं, और सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो बच्चों उसको दीर्घ संधि कहते हैं। दोनों ई मिलकर एक बड़ी ई में बदल गई हैं, कपि धन ईश बराबर कपीश। तो यहां पर सजातीय स्वरों के मिलने से दीर्घ संधि होती है, तो इसमें भी उत्तर हमारा होगा दीर्घ संधि। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सदैव, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। बच्चों देखिए ये सभी प्रश्न पेपर के पूछे हुए हैं, एग्जाम्स के पूछे हुए प्रश्न हैं, और ज्यादातर जो प्रश्न है बच्चों इसी तरीके से पूछे जाते हैं। एक शब्द दे देता है और उसमें पूछता है बताइए दिए गए शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है, या दिए गए शब्द में कौन सी संधि हुई है। तो सदैव, इनका उत्तर हमेशा देने के लिए आप ये समझिए कि आपको संधि विच्छेद पता होना जरूरी है, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। सदैव वैसे तो ट्रिक है, ऑप्शन देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि। देखिए जैसे व्यंजन संधि दी, अजय ये तो सरल ही है बहुत, व्यंजन संधि दिया, विसर्ग संधि, स्वर संधि। लेकिन अगर आप देखें सदैव जो शब्द है वो सदा धन एव, इन दो पदों से बना है, सदा धन एव। अब सदा जो पद है इसका अंतिम अक्षर है बच्चों आ, और एव जो है बच्चों उसका प्रथम वर्ण है ए। तो आ और ए माने दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो परिवर्तन भी स्वर में ही होगा। आ और ए मिलकर आई हो जाएंगे, अर्थात यहां पर स्वर संधि है। दो स्वरों के मिलने पर बच्चों स्वर संधि होती है, तो यहां पर हम स्वर संधि पर टिक कर देंगे। तो हमारा सही उत्तर है स्वर संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या स्वर संधि, या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में। देखिए इस प्रकार का प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर, कि निम्न शब्दों में, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और पूछ रहा है निम्न शब्दों में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। माने 4 शब्द दिए गए बच्चों, इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं इस प्रश्नोत्तरी को लेकर आया हूं ताकि आप ये समझ सकें संधि कितने तरीके से, संधि अध्याय से कितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए 4 शब्द दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से किस शब्द में स्वर संधि है, माने स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए बच्चों इनका भी उत्तर देने के लिए आपको वही संधि विच्छेद आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संधि की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दों का आप अध्ययन करिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद क्या होगी। जैसे सज्जन शब्द जो है वो किससे बना है, सत तापे हलंत है प्लस जन, ये हम पढ़ चुके हैं। आप अगर पीछे हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे कि मैं ये पीछे पढ़ा चुका हूं, सत धन जन। अगला जो संधि है उसमें प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, और मनोहर में मनः धन हर, पवन में पो धन अन। अब ये बच्चों जो है इनके संधि विच्छेद है चारों विकल्प के। हमसे पूछा गया नीचे दिए गए शब्दों में स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों आप जानते हैं अगर व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से किया जाए या स्वर से किया जाए, व्यंजन में परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर का मेल स्वर से किया जाए, स्वर में परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से किया जाए और विसर्ग में परिवर्तन हो तो उसे बच्चों विसर्ग संधि कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे ता शुद्ध व्यंजन है, ता का मेल जा से हो रहा है, तो मतलब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ विसर्ग का मेल अंतिम प्रातः धन काल में, प्रातः में विसर्ग लगी अंतिम वर्ण के रूप में और आगे का है, तो यहाँ विसर्ग संधि होगी। मनः धन हर में अंतिम पद वर्ण जो है बच्चों वो विसर्ग है, तो ये भी विसर्ग मिल रही है व्यंजन से, तो इसमें भी विसर्ग संधि होगी। यहाँ देखिए पो धन अन, इसका पो का अंतिम वर्ण बच्चों ओ निकलेगा, पो जो पद है उसका अंतिम वर्ण ओ है, ओ आ से मिलेगा, तो इसका मतलब स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, तो यहाँ पर स्वर संधि है। तो पो धन अन बराबर बच्चों पवन होता है, और ये स्वर संधि का एक उदाहरण है। और ये कौन सी संधि है, ये अयादि संधि है बच्चों। कौन सी संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है अयादि संधि, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा चौथा विकल्प, स्वर संधि का उदाहरण इन शब्दों में से पवन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि बच्चों, अब आपको वृद्धि संधि आनी चाहिए तभी नीचे वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, माफी चाहूंगा नहीं पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं,
3 विकल्पों में वृद्धि संधि का उदाहरण दिए गए होंगे और 1 विकल्प में वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं दिया गया होगा। तो इसमें तो एक आप सामान्य सी बात ये समझ सकते हैं, वृद्धि संधि का ये सीधा रहता है कि आ से अगर कभी आ से ए या ऐ मिले तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। दूसरा नियम है आ से अगर, अच्छा आ कोई भी हो सकता है बच्चों, छोटा आ या बड़ा आ, मैं लिख दे रहा हूं, बड़ा आ होगा तब भी और छोटा आ होगा तब भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी आ से मेल हो ए ऐ का तो ऐ बनता है, और अगर मेल हो ओ या औ का तो बच्चों वो दोनों मिलकर औ ही बनते हैं। और ये है हमारा वृद्धि संधि का नियम। वृद्धि संधि में आपको 2 ही मात्रा शब्द के बीच में 2 पद जब मिलेंगे तो बीच में 2 मात्रा देखने को मिलेगी, या तो ऐ की या तो औ की। तो एक लॉजिक देखिए आप, सदैव, हालांकि हम इसको तोड़ के भी देख रख दे तो सदा धन एव, सदा धन एव सदैव हो गया, तो 2 मात्राएं मिल रही हैं ऐ की, इसका मतलब इसमें वृद्धि संधि है। जलौघ, जल धन औघ, तो जलौघ 2 औ की मात्रा मिल रही है। परम धन औदार्य, परमौदार्य, तो इसमें भी औ की मात्रा मिल रही है। ऐ और औ की मात्रा अगर विकल्प मिल रही है आपको बीचा बीच शब्द में, शब्द के बीच में अगर ऐ या औ की मात्रा मिल रही तो ज्यादातर चांस रहता है कि वो वृद्धि संधि होगा। लेकिन महोत्सव आप देखिए, महोत्सव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव से मिलकर बना महोत्सव। इस महा का अंतिम पद है बच्चों, महा जो है वो अंतिम वर्ण है बड़ा आ, और उत्सव का प्रथम वर्ण है उ, छोटा उ। तो आप देखिए बच्चों, आ से यहां पर उ मिला है, आ से उ मिलने पर दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ओ। और ये आ से उ मिलना, आ से ई मिलना, ये आपको गुण संधि में पढ़ाया गया है। तो बच्चों महोत्सव शब्द जो है वो गुण संधि का उदाहरण है, बाकी के तीनों जो है बच्चों वो वृद्धि संधि के उदाहरण है। और हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में, निम्नलिखित शब्दों में कौन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो भैया महोत्सव नहीं है। क्यों? क्योंकि महोत्सव तो गुण संधि का उदाहरण है, ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, जबकि ये तीनों जो है वो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा महोत्सव, चौथा विकल्प। बच्चों इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, अगर आपको संधि बहुत अच्छे तरीके से आती है, नियम याद है, तो आप बहुत ही अच्छे से उनको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? माने हमें इन 4 विकल्पों में से ये पता करना है कि किस शब्द में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों देखिए, आपको पता है दीर्घ संधि में कोई भी आ आपस में मिले, 2 आ आपस में मिले तो वो एक आ में तब्दील हो जाते हैं। कोई भी 2 ई आपस में मिले तो एक बड़ी ई में तब्दील हो जाती हैं। कोई भी 2 छोटे ऊ या बड़े ऊ, कैसे भी कोई भी ऊ किसी भी ऊ से मिले तो वो हमेशा बड़े ऊ में तब्दील हो जाता है। माने इनमें बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ का परिवर्तन होता है दीर्घ संधि में। और हमसे पूछा गया है दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है। तो अगर हमें इनका पूरे के पूरे का संधि विच्छेद पता है सभी विकल्पों का, तो बहुत अच्छे से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, देखिए महाधन ऋषि, तो आप देखिए खुद ही देखिए इसमें कौन किससे मिल रहा, बड़ा आ मिल रहा है री से, तो ये तो दीर्घ संधि नहीं हो सकता, क्योंकि सजातीय स्वर दोनों मिले आपस में, आ से मिले, ई से मिले या ऊ से मिले तभी दीर्घ संधि होगी, तो ये तो नहीं है। नरेंद्र, तो यहां बच्चों नर धन इंद्र, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र होता है, तो इसमें अंतिम, नर में अंतिम वर्ण निकलेगा बच्चों आ, और फिर आगे मिलेगा आपको ई। इस पद का प्रथम वर्ण है ई और इस पद का अंतिम वर्ण है आ, तो आ और ई मिलते हैं तो गुण संधि होती है, वो भी दीर्घ संधि नहीं होती। सूर्योदय, तो यहां हो गया सूर्य धन उदय, तो यहां पर भी बच्चों अंतिम, सूर्य में अंतिम वर्ण मिलेगा हमें आ और उदय में प्रथम वर्ण है ऊ, तो आ ऊ मिलकर ओ होते हैं, तो इसमें भी बच्चों आपको दीर्घ संधि नहीं मिलेगी। लेकिन दैत्यारी को देखिए, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दैत्य धन अरि, दैत्य माने आप लोग जानते ही होंगे एक प्रजाति है, देवता और दैत्य 2 प्रजातियां हैं खास तौर पर, और दैत्य और अरि माने होता है दुश्मन बच्चों, शत्रु, तो दैत्य धन अरि, तो इस दैत्य का अंतिम वर्ण बच्चों छोटा आ है और ये छोटा आ अरि के आ से मिलेगा, तो दोनों मिलकर बड़ा आ बन गए हैं, दोनों मिलकर बड़ा आ, ये दोनों आपस मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएंगे, जो कि या के ऊपर हमें मात्रा देखने को मिल रही है बड़े आ की, तो शब्द बन गया दैत्यारी। अर्थात
दैत्यों का शत्रु, मतलब विष्णु जी का ये पर्यायवाची है, दैत्यारी उनको भी कहते हैं। तो बच्चों दैत्यारी शब्द में ही हमारी दीर्घ संधि है। तो हमसे पूछा भी यही गया निम्नलिखित में विकल्पों में या निम्नलिखित शब्दों में दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, तो भैया दीर्घ संधि का उदाहरण दैत्यारी है। बाकी के ये जो थे ये गुण संधि के उदाहरण थे, ये तीनों गुण संधि के उदाहरण थे। ये एक ही विकल्प जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। बच्चों अगर आप लोगों ने नियम अच्छे से याद किए हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, ऐसा पूछा गया पवित्र में। तो आप अच्छे से जानते हैं पवित्र शब्द जो है, मैंने आपको हल भी करवाया था, पो धन इत्र, ये इसका संधि विच्छेद होता है, पो धन इत्र। ये बच्चों जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, संधि के सभी उदाहरणों को बार बार करते हैं तो आपको संधि विच्छेद पता चल जाता है। तो पो धन इत्र से बनता है पवित्र। अब पो का अंतिम, पो जो पद है इसका अंतिम वर्ण है बच्चों ओ, क्या है ओ, तो शेष बचता है हमारे पास पा। जब इस पो से ओ निकाल लेते तो पा शेष बचता है इधर। इत्र का प्रथम वर्ण है बच्चों ई, तो ई ले लिया तो यहां त्रा शेष बच्चा है। हमें पता है कि अगर ए ऐ ओ औ इनका मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो वो जो संधि होती है उसको हम कहते हैं अयादि संधि, और ओ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से होने पर अय में तब्दील हो जाता है। वो किसमें, अय में, अ य, और जो भी भिन्न स्वर होता है इसकी लग जाती है मात्रा। तो अय पे जब ई की मात्रा लगेगी, इसको हम जोड़ेंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा अय। देखिए अब ये पा आ से मिला तो पा बन गया। अच्छा ओ अय नहीं अब बनेगा बच्चों, माफी चाहूंगा, क्योंकि ए और ऐ से अय आय बनता है और ओ और औ से अव और आव बनता है। तो ओ मिलेगा जब ई से तो बच्चों वो अव में बदल जाएगा, अव में, माफी चाहूंगा अव में बदल गया। ई की मात्रा लगनी है तो ये पा से जब आ जोड़ा गया तो पा पूरा हो गया, वा से जब ई जोड़ा गया तो वी बन गया, और शेष बचा हमारे पास त्रा, तो शब्द बन गया पवित्र। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि ओ का मेल ई से होने पर अयादि संधि होती है। कौन सी होती है, अयादि संधि। हमें बताया गया पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो यड़ संधि होती है पवित्र में क्या, नहीं। गुण संधि है क्या, नहीं। अयादि संधि है क्या, जी हाँ अयादि संधि है, वृद्धि संधि नहीं है बच्चों। तो पो धन इत्र, ओ का मेल ई से हो रहा है। ध्यान रखिए मैं नियम आपको याद दिला दूं, ए से कोई भिन्न स्वर मिले, कोई भिन्न स्वर मिले बच्चों, या ऐ से कोई भिन्न स्वर मिले, कोई भिन्न स्वर मिले, ओ से कोई भिन्न स्वर मिले, ओ से कोई भिन्न स्वर मिले बच्चों, और औ से कोई भिन्न स्वर मिले, कोई भी दूसरा स्वर भिन्न स्वर मिले, तो बच्चों ये चारों उदाहरण जाते हैं, ये जो मैंने दे रखे हैं आपको, ये जाते हैं अयादि संधि में। ए से मिलने पर अय बनता है, ऐ से मिलने पर आय बनता है, ओ मिलने पर अव बनता है, और औ मिलने पर आव बनता है। ये नियम मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कृपया करके स्वर संधि का जो वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिए, तो आपको ये अयादि संधि के बारे में जानकारी हो जाएगी। फिलहाल हमारा जो सवाल था वो ये था पो धन इत्र, इसमें कौन सी संधि है, तो पो में अंतिम वर्ण है ओ, तो ओ का मेल ई से हो रहा है क्योंकि इत्र का प्रथम वर्ण है ई। इन दोनों पदों को मिलाएंगे तो ओ और ई का मेल होगा, और ओ का मेल जब किसी दूसरे स्वर से होता है तो उसको अयादि संधि कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा बच्चों अयादि संधि। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। कहने का मतलब ये है, मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नियम याद कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, और क्या नाम उनका, बहुत सारे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हल कर रहे हैं, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में लगे पड़े हैं, तो उन्हीं को बच्चों मंजिल मिलेगी। अब जो बच्चे सीधे सीधे आके इस वीडियो को देखेंगे, इस संधि के वीडियो को देख के संधि सीखना चाहेंगे कि हम चलो इन प्रश्नों को हल कर लें तो पेपर में ये प्रश्न हमें मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो संधि की संपूर्ण तैयारी करेगा वही इन प्रश्नों को अच्छे से समझ भी पाएगा और वही पेपर में जाके अच्छे से अपना प्रदर्शन भी कर पाएगा। लेकिन जो बच्चे सीधे सीधे इस वीडियो को देख के अगर संधि समझना चाहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को देखेंगे, प्रश्नोत्तरी देख लेंगे तो उनको वही प्रश्न पेपर मिल जाएंगे और वो हल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं बच्चों। नियम याद होंगे तभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। मैं तो सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि इस तरीके के अगर प्रश्न आ जाए कभी परीक्षा में तो आप किस तरीके से हल करेंगे, कौन सी अप्रोच आपकी होनी चाहिए। चलिए
अगला शब्द है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अब संधि विच्छेद भी पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों इत्यादि शब्द का इत धन यादि होगा क्या, नहीं। इत धन यादि होगा क्या, नहीं। इत धन आदि होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर या के ऊपर आधा व्यंजन, और मैंने बताया वा के ऊपर आधा व्यंजन हो या के ऊपर आधा व्यंजन हो तो पूरा चांस है कि वो यड़ संधि हो सकता है। तो इति धन आदि, तो इति धन आदि बराबर इत्यादि होता है, ये विकल्प सही है। देखिए बच्चों क्या हुआ है इसमें, इति धन आदि, ये इत्यादि कैसे बन जाता है। इति जो शब्द है, जो पद है, इसका अंतिम वर्ण है बच्चों ई। तो शेष क्या बचा, जब ई से यहां से निकला अंतिम वर्ण निकाल लिया तो शेष क्या बचा, शेष बचा हमारे पास इत, हलंत लग गया तापे क्योंकि ई निकल गया बाहर। अब आदि का बच्चों क्या प्रथम वर्ण है, क्योंकि दूसरे पद का प्रथम वर्ण देखना है। जब ये दो पद मिलेंगे तो इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण आपस में जुड़ेंगे, तो ये है बड़ा आ, और शेष क्या बचा, दी। अब ई का मेल जब आ से होगा, ई का मेल जब आ से होगा बच्चों, तो ई बन जाएगी या, शुद्ध या, और बड़े आ की इस पर लग जाएगी मात्रा। क्या लग जाएगी बच्चों, मात्रा, माने इस तरीके से ये आ नीचे आ जाएगा और ई बन गई या। जब भी ई किसी भिन्न स्वर से मिलता है बच्चों, तो यड़ संधि में मैंने आपको पढ़ाया है, ई कभी भिन्न स्वर से मिलता है तो ई या बन जाता है, चाहे कोई भी ई हो, छोटी ई या बड़ी ई, किसी भी दूसरे स्वर से मिले तो वो या बन जाती है। इसी तरीके से छोटा ऊ या बड़ा ऊ जब किसी दूसरे स्वर से मिलता है तो वो वा बन जाता है, और री अगर किसी दूसरे स्वर से मिलती है तो वो रा बन जाती है। तो बच्चों ई बन गई या, और भिन्न स्वर की इसकी मात्रा लग जाएगी। तो अब देखिए होगा क्या, इत से या मिला, इसको जोड़िए तो क्या बनेगा, ई, अब आधा ता, फिर या आ गया तो आधा ता रह जाएगा या। अब या पे बड़े आ की मात्रा लगे, डंडा लग जाएगा और आगे मिलेगा दी, इसको जोड़ देंगे तो शब्द बन गया इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि होगा, यही मिलकर इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें यड़ संधि है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक, देखिए संधि विच्छेद बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों निहि धन अर्थक बराबर निरर्थक होता है, निहि धन अर्थक। हुआ क्या है इसमें, विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, आ को छोड़ के विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए या आ जाए, तो विसर्ग बच्चों रा में बदल जाती है। किसमें, रा में, शुद्ध रा में। तो बच्चों आपको ये चीज में संधि जब मैंने पढ़ाया था, विसर्ग संधि पढ़ाई थी, उसमें पहला और दूसरा नियम जो था वो विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का रा में परिवर्तन, वो नियम आपको याद हो अगर आपने पढ़ाया मन से, तो विसर्ग यहाँ पे रा में बदल रही है। अगर यहाँ विसर्ग से पहले आ या आ का स्वर होता, छोटे आ का, तो विसर्ग ओ में बदलती, लेकिन विसर्ग से पहले छोटे आ नहीं है या बड़ा आ नहीं है, तो विसर्ग अगर स्वर से मिल रही है, आ से मिल रही है, तो विसर्ग रा में बदल जाएगी। ठीक है, तो विसर्ग रा में बदल गई और शब्द बना निहि धन अर्थक बराबर निरर्थक। तो निहि धन अर्थक, ये तीसरा विकल्प हमारा सही संधि विच्छेद होगा, निहि धन अर्थक। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोष्ण, तो ओ की मात्रा दिख रही है हमें, इसका मतलब इसमें गुण संधि हो सकती है। तो महाधन ऊष्ण, महुधन ऊष्ण, तो ऊ का मेल ऊ से होगा तो महुष्ण बन जाएगा, ये तो है नहीं भाई। इसका अंतिम पद देखें तो छोटा ऊ है, और ये छोटे ऊ से मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, जबकि हमारी मात्रा हा पे किसकी, ओ की, तो ये तो होगा ही नहीं। महाधन ऊष्ण, आ इसमें आ रहा है, ऊ इसमें आ रहा है, आ ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं, तो ये हमारा सही विकल्प बच्चों दूसरा, महाधन ऊष्ण। महोधन ऊष्ण नहीं होगा, ये गलत है। महाधन उष्ण नहीं होगा, उष्ण नहीं ऊष्ण होता है सही पद, तो महाधन ऊष्ण बराबर महोष्ण, ये गुण संधि का उदाहरण है, आप इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महेश का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो बच्चों इसमें ए की मात्रा है, गुण संधि, इसका मतलब आ से ई मिला होगा तभी ए बना होगा। तो महाधन ईश, महाधन ईश बराबर महेश होता, आ जब ई से मिलेगा तो ए बन जाएगा बच्चों, तभी महेश बनेगा। तो महोधन ईश गलत, महीधन ईश गलत, महाधन ईश बिल्कुल सही, महीधन ईश ये भी गलत। तो सही विकल्प है हमारा बच्चों तीसरा विकल्प, महाधन ईश बराबर महेश, यही संधि विच्छेद है इसका। अगला प्रश्न देखिए, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। बच्चों ये सब वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, और इनसे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर नियम आते हैं अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार, तो बच्चों देखिए होता क्या, पर धन उपकार, ये इसका संधि विच्छेद है, पर धन उपकार। अब बच्चों होता क्या, पर का
पर का अंतिम पद वर्ण निकालिए। इस पर जो शब्द है, ये पर जो पद है इसका अंतिम वर्ण निकालिए तो आ निकलेगा। तो शेष क्या बचेगा? पर। रा पे हलंत लग जाएगा। आ का मेल ऊ से होगा। इस दूसरे पद का प्रथम वर्ण लेना है, ऊ मिलेगा। और इधर शेष क्या बचा? पकार। आ और ऊ आपस में मिलेंगे बच्चों तो ओ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ओ। और इनको आपस में आप जोड़ दीजिए तो पर से ओ मिलेगा तो परो, और इधर पकार। ये बन गया शब्द हमारा परोपकार। पर और उपकार में आ और ऊ का मेल हो रहा है और जो ओ में तब्दील हुआ है। तो प्रयुक्त संधि का नाम बताना है तो बच्चों आ से ऊ मिले, आ से ई मिले या आ से री मिले तो वो गुण संधि में। आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, गुण संधि होती है बच्चों। तो हमारा सही जो विकल्प होगा वो होगा गुण संधि, दूसरा विकल्प। ठीक है, क्यों आ और ऊ मिलकर ओ हो जाए। ओ, ए और अर, ये तीन जो परिवर्तन है बच्चों, ये गुण संधि के सूचक है। आइए अगला प्रकार देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अन्वय का सही संधि विच्छेद। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चों संधि विच्छेद में आज की प्रश्नोत्तरी में केवल वही लाया हूं जो बहुधा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही संधि विच्छेद लेके आया हूं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि संधि विच्छेद चूंकि पेपर में पूछे जाते हैं तो ढेर सारे शब्दों का आपको संधि विच्छेद करना होगा, बहुत सारे शब्दों का आपको संधि विच्छेद सीखना होगा और उनकी संधि सीखनी होगी। मैं आपसे कहूंगा कि आप कहीं भी किसी भी पुस्तक के माध्यम से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत सारी संधियों का और संधि के शब्दों का आप अध्ययन कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके पेपर में आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। और वो तभी संभव बच्चों जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत करे बगैर आप अगर फल की इच्छा कर रहे हैं तो फिर वो कभी संभव नहीं होगा। देखिए मिलता उसी को जो मेहनत करता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। वा के ऊपर जब भी आधा अक्षर दिखे, या और वा के, तो समझिए यड़ संधि है। तो अनु धन अय, अनु धन अय, ये अनु और अय जब आपस में लेंगे तो अन्वय बनेगा। कैसे? इसका अंतिम, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है बच्चों ऊ और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है बच्चों आ। तो ऊ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होगा तो वो बच्चों वा में बदल जाएगा और भिन्न स्वर की मात्रा लगेगी, माने छोटे आ को जब मिलाया जाएगा इससे तो ये दोनों मिलकर बच्चों पूरे वा में तब्दील हो जाएंगे। अब चूंकि अनु से ऊ निकल चुका है, वो तब्दील हो गया है वा में, तो अनु पे कोई मात्रा नहीं रहेगी, अब वो बच गया है अन, अन, और अन के बाद वा आ गया अनव, और आगे बचा है बच्चों चूंकि आ हमने ले लिया है वा में तो आगे बचा है या। तो अनुधन अय बराबर अन्वय, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। प्रथम विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अन्वय, अनुधन अय। और ये संधि कौन सी है? ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो या री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो बच्चों वो यड़ संधि के अंतर्गत आता है। यड़ संधि आप पढ़िए जाके, आपको उसमें ये उदाहरण में भी मिल जाएगा, मैंने करवाया भी था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निश्चल, देखिए शब्द दिया निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? निश्चल, ये विसर्ग संधि का बच्चों एक उदाहरण मैंने आपको करवाया था कि अगर कभी विसर्ग का मेल, अगर कभी विसर्ग का मेल चा से हो, छा से हो या फिर शलजम वाले शा से हो तो विसर्ग बच्चों शा में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, शा में, शुद्ध शा में बदल जाती है। अब चूंकि हमारा पद था यहां पर निश्चल का संधि विच्छेद बताना है तो निश्चल जो होता है वो निहि धन चल, ये दो पदों से मिलकर बना निहि धन चल। विसर्ग का मेल चा से हुआ तो विसर्ग बन गई शलजम वाला शा, शुद्ध शा, और इनको मिलाने पर बन गया निश्चल। तो हमारा सही जो संधि विच्छेद निकलेगा वो निहि धन चल, चौथे विकल्प में दिया बच्चों निहि धन चल, और ये सही उत्तर हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद पूछा गया। अगर आपसे पूछना निश्चल शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो सही उत्तर होता निश्चल में विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद पूछा तो निहि धन चल। इस तरीके से आपको तैयारी करके चलना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तऋषि, तो बच्चों देखिए सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तऋषि होता है, क्योंकि इसका आ जब री से मिलेगा तो अर में तब्दील हो जाएगा, और ये गुण संधि का एक उदाहरण है। तो सप्तह धन ऋषि गलत, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। सप्तर धन ऋषि नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं लगाना। सप्त धन ऋषि, आ का मेल जब री से होगा तो वो अर में बदलेगा, और अर में जब बदलेगा तो सप्तऋषि शब्द का निर्माण होगा बच्चों। सप्त धन ऋषि ये सही पद है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न पूछ रहा है तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन। तो बच्चों तपोवन का संधि विच्छेद पता होगा तभी तो आप संधि बता पाओगे। तपह तपह धन वन, तपह धन वन बराबर बच्चों तपोवन बनता है। विसर्ग ओ में बदल जाती है। विसर्ग से पहले कभी आ हो और विसर्ग के बाद कभी अंतस्थ व्यंजन यानी या रा ला वा इनमें से कोई व्यंजन हो तो बच्चों विसर्ग ओ में बदल जाती है। ये विसर्ग ओ में बदल गई है। अगर आपने नियम नहीं आता है आपको तो निवेदन है आपको पिछले वीडियोस जो मेरे पढ़े हुए हैं उनमें जाके पहले आप संधि अध्याय के जितने भी वीडियोस उनको पढ़ लीजिए और उसमें विसर्ग संधि के भी नियम मिल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा विसर्ग से पहले कभी आ हो और विसर्ग के बाद कभी अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। और जब विसर्ग इन दोनों पदों को मिलाने पर ओ में बदलेगी तो विसर्ग के ओ में बदलने के कारण शब्द बनेगा तपोवन। तो तपोवन में कौन सी संधि आप बताइए? विसर्ग में परिवर्तन हुआ है तो विसर्ग संधि है, व्यंजन में परिवर्तन होता तो व्यंजन संधि, स्वर में परिवर्तन होता तो स्वर संधि और विसर्ग में परिवर्तन हुआ तो विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर एक शब्द दिया गया दिगंबर और इसमें पूछा गया कौन सी संधि है वो बताइए। स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो दिगंबर का संधि विच्छेद पता होना चाहिए। दिक दिक धन अंबर। बच्चों हम लोग जानते हैं अगर वर्ग के पहले व्यंजन का मेल वर्ग के प्रथम व्यंजन का मेल कभी भी किसी स्वर से हो जाए तो वो प्रथम जो वर्ण है वर्ग का प्रथम वर्ण है बच्चों वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में माने का बदल जाएगा गा में। तो दिक धन अंबर बराबर दिगंबर हो जाता है बच्चों। तो इस वजह से इसमें है क्योंकि व्यंजन में परिवर्तन हुआ का में परिवर्तन हुआ तब गा बना है तो इसलिए सही उत्तर होगा व्यंजन संधि। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? 4 शब्द दिए गए हैं बच्चों और इसमें हमें संधि बतानी है बच्चों। तो वो तभी संभव है मेरे प्यारे बच्चों जब आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी हो और अगर नहीं करी हो तो यहां पर इतने प्रश्न विकल्प तो आप देख ही सकते हैं। अतः धन एव बराबर अतएव होता है, विसर्ग संधि है इसमें। रजनी धन ईश, स्वर संधि पूछी रजनी धन ईश बराबर क्योंकि रजनी धन ईश, रजनी धन ईश, रजनी का ई और ईश का ई ये दोनों मिलकर एक बड़ी ई में तब्दील हो जाएंगे और शब्द बनेगा रजनीश। तो इस रजनीश में स्वर संधि है बच्चों। तपोगुण, तपह धन गुण बराबर तपोगुण। सदाचार, सत्य धन आचार, तो इसमें तो बच्चों व्यंजन संधि है। तपोगुण में विसर्ग संधि, अतेब में भी विसर्ग संधि है और सदाचार में सत्य धन आचार तादा में बदला है तो इसलिए यहां पर व्यंजन संधि है। लेकिन रजनीश में बच्चों बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हुआ है और स्वर का मेल स्वर से हो और स्वर में ही परिवर्तन हो तो उसको स्वर संधि कहते हैं। तो रजनीश में स्वर संधि है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है स्वागत में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। देखिए 3 उदाहरण तो दिए इन्होंने स्वर संधि के और एक ऑप्शन रख दिया व्यंजन संधि। तो हमें यह पता करना स्वागत में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत, सुधन आगत। अगर आपको नहीं पता है तो स्वागत का संधि विच्छेद याद कर लिए, सुधन आगत। सु में अंतिम वर्ण बच्चों है उ। जब ये हम निकाल लेते हैं तो इधर आधा सा बचता है, शुद्ध सा बचता है और उ का मेल जब भी किसी भिन्न स्वर से होता है तो बच्चों उ बन जाता है वा बन गया। अब आगत जब इससे मिलेगा तो सा बेचारा आधा रह गया। इनको आपस में प्लस करिए और आगत को प्लस करिए। यहां पे आगत प्लस कर दीजिए, आगत तो होगा क्या? सा वा से मिलेगा तो स्व बन जाएगा, वा पे बड़े आ की मात्रा लगेगी तो वा बन जाएगा और बचा गत तो स्वागत। तो सुधन आगत बराबर स्वागत होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर उ का मेल हो रहा है आ से, माने स्वर का मेल हो रहा है स्वर से क्योंकि उ भी एक स्वर है और आ भी एक स्वर है और उ और आ मिलकर वा बन रहे हैं वा। तो इस वजह से स्वर में परिवर्तन हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं इसमें स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि का भेद दिए गए हैं, स्वर संधि नहीं लिखा गया। अब हमें यह बताना है इसमें कौन सी स्वर संधि है। अब स्वर संधि होती है बच्चों 5 तरीके की। एक तो होती है बच्चों दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यड़ संधि और एक होती है अयादि संधि। तो मैं बता दूं आपको, ई का मेल अगर किसी भिन्न स्वर से हो तो वो या में बदलती है, ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वा में बदलता है और री का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो वो रा में बदलता है। और ये नियम जो दिए गए थे, तीनों नियम हमने जो सीखे थे वो सीखे थे यड़ संधि के अंतर्गत। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा यड़ संधि। दूसरा विकल्प सही है, सुधन आगत बराबर स्वागत। आधा अक्षर अगर हो रहा है, अगर कभी भी आधा अक्षर हो रहा है, जैसे इसमें सा आधा हो गया, अगर कभी भी आधा अक्षर होता है तो बच्चों ज्यादातर जो है वो यड़ संधि का ही उदाहरण होता है। तो इसमें यड़ संधि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। तो बच्चों मैंने आपको बताया आधा अक्षर या के ऊपर दिखे, वा के ऊपर दिखे तो समझ जाओ कि उसमें यड़ संधि है। ये एक लॉजिक है, एक लॉजिक है कि या के ऊपर आधा अक्षर है या वा के ऊपर आधा अक्षर है तो इसका मतलब वो है यड़ संधि है। अब यहां पर लिखा प्रत्युपकार, इसका संधि विच्छेद पूछा है तो बच्चों इसका होगा प्रति धन उपकार। क्यों? क्योंकि ई मिलकर ई मिलेगी ऊ से, भिन्न स्वर से। ई कभी भी भिन्न स्वर से मिलती तो ई या बन जाती है और ता बेचारा आधा रह जाएगा, तो ता आधा रह गया, ई या बन गई और ऊ की मात्रा लग गई आगे, तो प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार होता है। तो अब इसमें देखिए कहाँ ये संधि विच्छेद आपको मिल रहा है, तो प्रतिधन उपकार इन्हें गलत, प्रतिधन उपकार ये भी गलत, प्रतिधन उपकार ये सही है। प्रतिधन उपकार, प्रतिधन अपकार तो होगा नहीं, प्रतिधन उपकार, तो ये तीसरा विकल्प बच्चों सही है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बच्चों प्रतिधन उपकार होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पवित्र, पवित्र का सही संधि विच्छेद। देखिए अभी हमने कुछ मिनट पहले ही, कुछ इसी वीडियो में पहले एक सवाल हल करके आए हैं, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पता है मैंने बताया था पो धन इत्र, पो धन इत्र, अभी हमने सॉल्व किया था इसको। पो धन इत्र बराबर पवित्र होता है, यहां पर ओ मिलेगा भिन्न स्वर से तो ओ बन जाएगा अब बन जाएगा तो शब्द बनेगा पवित्र, तो पो धन इत्र इसका सही विकल्प बच्चों पो धन इत्र। अगला प्रश्न देखिए, ये अयादी संधि का एक उदाहरण था। अगला प्रश्न देखिए, अभिधन सेक, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए मैं तो पहले ही बोल रहा हूं अभिषेक, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिधन सेक नहीं बच्चों, अभिधन सेक, अभी देखते हैं, अभिधन शेक, अभिम धन सेक। तो बच्चों मैं आपको एक नियम याद करा दूं, अगर कभी सब्जी वाले सा से पहले, सब्जी वाले सा से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, आमतौर पर ह्रस्व स्वर ही मिलता है, कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए बच्चों सा से पहले, कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए तो सब्जी वाला सा बच्चों षटकोण वाले सा में बदल जाता है। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको लिखाया था सु धन समा, तो हमारा सा से पहले ऊ आ गया तो ये षटकोण वाले सा में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा सुषमा, ऐसे हमने आपको बताया था। ये व्यंजन संधि का एक नियम है और सा संबंधी नियम मैंने आपको जो पढ़ाए थे उसी का एक ही उदाहरण है। तो कभी सा से पहले ह्रस्व स्वर आ जाए तो सा सब्जी वाला सा षटकोण वाले सा में बदल जाता है। तो यहां पर देखिए बच्चों अभिधन सेक, अभिधन सेक में सा से पहले ई दिया गया है तो सा ये जो है वो बदल जाएगा षटकोण वाले सा में और शब्द बनेगा अभिषेक, अभिषेक। तो बच्चों अभिषेक की संधि विच्छेद कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसलिए आप लोग इस संधि विच्छेद को याद कर लीजिए। अभिधन सेक, सब्जी वाला सा होता है, ये षटकोण वाले सा में बदल जाता है क्योंकि इससे पहले ह्रस्व स्वर दिया है। तो बच्चों इसमें सही संधि विच्छेद होगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ज्यादातर जो प्रश्न है बच्चों वो संधि विच्छेद के मिल रहे हैं हमें। संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, दिए गए शब्द में संधि कौन सी ये पूछा जा सकता है, या संधि के अंदर जाके पूछ सकता है, या दो वर्ण का मिलन करा के पूछेगा बताइए दो वर्ण मिलकर ये हो रहे हैं इसको क्या संधि कहते हैं। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनके लिए अच्छे से तैयार रहिए, इनको याद करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा जो है मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग बताइए। तो मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनः धन योग, ठीक है। तो इसमें सही विकल्प है मनः धन योग। विसर्ग ओ में बदल जाएगी, विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो, विसर्ग ओ में बदल जाती है। तो मन धन योग बराबर मनोयोग, मनः धन योग बराबर मनोयोग, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द दीर्घ संधि से बना है? दीर्घ संधि से कौन सा बना है? तो नरेश जो है बच्चों वो गुण संधि से, नर धन ईश बराबर नरेश, ये तो गुण संधि से बना। परम धन आत्मा बराबर परमात्मा, परम धन आत्मा, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा होता है। इस परम का अंतिम वर्ण बच्चों जो है वो आ है और इसका मेल बड़े आ से हो रहा है, और जब ये छोटा आ बड़े आ से मिलेगा तो दोनों मिलकर एक बड़ा आ बन जाएंगे, इसको कहेंगे दीर्घ संधि। तो परमात्मा में बच्चों दीर्घ संधि है, महोदय में गुण संधि है, महाधन उदय महोदय, मनोयोग इसमें विसर्ग संधि है, मनः धन योग अभी हमने किया। तो परमात्मा शब्द जो है इसमें दीर्घ संधि है, दो आ मिलकर एक बड़ा आ बन रहे हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नायक में, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए बच्चों। तो मैंने आपको उदाहरण में जब अयादी संधि पढ़ाई थी तो मैं बताया था नए धन अक।
अगर वो सारे उदाहरण आप कर लेते हैं तो ये पूरा प्रश्न पत्र आप जो आज हमें लेके आए हो ये सारे के सारे आप प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। नए धन अक, अब देखिए इस नए में अगर हम अंतिम वर्ण निकालें, नए में ये नए एक पद है, नए और अक ये दोनों पद हैं। पहला पद है नए और नए का अंतिम वर्ण बच्चे निकलेगा ऐ। क्या निकलेगा? ऐ। अब शेष क्या बचा? ना, हमारे पास शेष बचा है शुद्ध नाम। अब ऐ का मेल आ से हो रहा है, माने भिन्न स्वर से। ऐ का मेल कभी भी भिन्न स्वर से हो बच्चों तो वो बन जाता है आय, और इस पर भिन्न स्वर की लग जाएगी आपकी मात्रा, तो अक ऐसे ही रख देते हैं हम, इसकी मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। अब इनको जोड़ लीजिए, न प्लस आ बराबर हो जाएगा ना, यहाँ पे आ की मात्रा लगेगी तो य और बेचा क। तो नायक जो है बच्चों वो कैसे बना है? नए धन अक से बना है। तो नायुक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो बच्चों ऐ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, ए का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से, औ का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, तो जो परिवर्तन होता है बच्चों वो अयादि संधि के अंतर्गत आता है। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अयादि संधि। नायक शब्द में अयादि संधि के द्वारा ही नायक शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बच्चों चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चंद्रोदय, तो चंद्र धन उदय, चंद्र का अंतिम अक्षर बच्चों आ निकलेगा और ये जब आ ऊ से मिलेगा, ये दोनों मिलकर आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा चंद्रोदय। तो इसमें कभी भी आ का मेल किसी ऊ से हो, आ का मेल ऊ से हो, आ का मेल ई से हो, तो ई से हो अगर आ का मेल तो ए बनता है, आ का मेल ऊ से हो तो ओ बनता है, आ का मेल री से हो तो अर बनता है, और ये हम पढ़ते हैं गुण संधि के अंतर्गत। तो चौथा विकल्प हो जाएगा गुण संधि। चंद्रोदय में बच्चों ओ की मात्रा बीच शब्द, ओ की मात्रा अगर देखें बीच शब्द में और ए की मात्रा देखें बीच शब्द में, तो समझ जाओ कि उसके अंदर जो है वो गुण संधि ही हुई होगी, तभी वो शब्द बना है। तो गुण संधि इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यशोदा में प्रयुक्त संधि का उत्तर बताइए। यशोदा में स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यशोदा का संधि विच्छेद कर दीजिए, तो वो होगा बच्चों यशः प्लस दा, यशः धन दा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर नियम लग रहा है हमारा विसर्ग संधि का कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। अब देखिए त थ दा, तीसरा व्यंजन आ गया विसर्ग के बाद तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले आ है। अगर यहां विसर्ग से पहले ई होता या कोई अन्य स्वर होता तो बच्चों विसर्ग रा में बदलती, लेकिन विसर्ग से पहले आ है तो ओ में बदली है। तो ये नियम मैं बहुत अच्छे से आपको विसर्ग संधि के टॉपिक पे पढ़ा चुका हूं जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था। तो यशः धन दा बराबर बच्चों यशोदा होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो रहा है तो विसर्ग संधि है। यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि बच्चों, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द, निम्नलिखित शब्दों में, देखिए ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों, इस तरीके के लिए भी आप तैयार रहिए कि निम्नलिखित शब्दों में, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। बच्चों ये शुद्ध अशुद्ध का भी टॉपिक है, शुद्ध अशुद्ध ऐसे पूछे जाते हैं जो शब्द कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा शुद्ध, उसका भी टॉपिक है। लेकिन संधि के दृष्टिकोण से, माने संधि टॉपिक के आधार पर आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो मैं आपको तथेव, तथेव होता तथा धन एव बराबर तथेव, तथापि, तथा धन अपि बराबर तथापि, ये भी सही है। तदाकार, तत् धन आकार बराबर तदाकार, ये भी सही है। तदोपरांत, देखिए तदोपरांत गलत दिया बच्चों, क्यों? आप कहेंगे कैसे तदोपरांत गलत है? तदोपरांत तो ठीक है, नहीं बच्चों गलत है। होता क्या है? तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत। ये देखिए इस पद में अंतिम जो वर्ण है वो है ता, और ता है बच्चों वर्ग का पहला व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों में पहला वर्ग ता वर्ग का पहला व्यंजन है। कोई भी प्रथम व्यंजन जब बच्चों किसी स्वर से मिलता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। तो ता बदल गया बच्चों दा में, ता बदल गया दा में, तो शुद्ध था तो दा बन गया। अब इस दा का, भाई ता का मेल ऊ से हो रहा है तो ता दा में बदल गया, और इस ऊ की इस पे मात्रा लगेगी, तो जब दा पे ऊ की मात्रा लगेगी तो ओ थोड़ी ना बन जाएगा। शब्द समझिए, ता का मेल तत् का मेल उपरांत से हुआ तो तत् जो है बच्चों वो तद हो गया। क्या हो गया? तद। तो दा का मेल जब ऊ से होगा तो वो तदो थोड़ी ना हो जाएगा, तदु होगा। तो सही शब्द बनेगा तदुपरांत, तदुपरांत। ये बिल्कुल ठीक शब्द है बच्चों। ये शब्द कई बार शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा गया है, और संधि के आधार पे हम देख रहे हैं तत् धन उपरांत। तो तत् धन उपरांत बराबर तदु उपरांत होता है, ना कि तदो उपरांत। आप ध्यान दीजिए यहां ओ की मात्रा है जबकि यहां उ की मात्रा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तत् का मेल उ से हुआ है ना कि ओ से।
तो हमारा सही शब्द होता तदुपरांत। तो संधि के दृष्टिकोण से ये शब्द गलत है और हमसे गलत विकल्प ही पूछा था, तो ये उत्तर सही हो जाएगा कि ये विकल्प गलत है। चौथा विकल्प के साथ हम जाएंगे, गलत उत्तर बताना था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। बच्चों आपको पता है स्वर संधि के, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयादि संधि। ये परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको ज्यादा इस प्रश्न पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं कि आप इसको याद कर लीजिए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, पांचों की पांचों संधि याद भी कर लीजिए आप साथ ही साथ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। तन्मय बड़ा प्यारा शब्द है, तन्मय का संधि भेद, तो तन धनमय होगा, तत् धनमय होगा, तम धनमय होगा, तन धन अमय होगा। तो ज्यादातर लोग तो सोचेंगे तन धनमय होगा क्योंकि ना आधा हो जाएगा, मां तन्मय बन जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको बताऊं तन्मय का संधि विच्छेद होगा तत् धनमय। अगर कभी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल किसी भी पंचमाक्षर से हो तो वर्ग का पहला अक्षर जो है अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर बदल जाता है। तो यहां ता का मेल मां से हो रहा है, मां से हो या ना से हो, 2 ही अक्षर आ सकते हैं, या तो मां आएगा या तो ना आएगा, क्योंकि बाकी के जो 3 पंचमाक्षर हैं उनसे कभी दूसरे किसी पद की शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो या तो मां आएगा पंचमाक्षर के रूप में या तो ना आएगा। तो मां से मेल होगा तो ये भी पंचमाक्षर बन जाएगा लेकिन अपने ही वर्ग का। तो ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या? त थ द ध न, तो ये बदल गया बच्चों ना में। तो जो तत् था वो तन हो जाएगा जब वो मां से मिलेगा, तो तत् धनमय बराबर तन्मय बन जाता है बच्चों। तो दूसरा विकल्प सही होगा तत् धनमय। तन्मय का संधि विच्छेद तत् धनमय। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने मेरी पिछली वीडियोस जो हैं संधि की वो नहीं देखी हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी को एक तरफ से पढ़िए, पहले वीडियो से शुरू करिए और फिर क्रमवार तरीके से पढ़ते जाइए। और उसको क्रमवार तरीके से जब पढ़ेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उद्धरण, देखिए उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा उत धन हरण। क्या होगा? उत धन हरण। अब होता क्या है इसमें, ता संबंधी मैंने आपको नियम बताए थे कि अगर कभी ता का मेल हा से हो तो ता बदल जाता है बच्चों दा में और हा बदल जाता है धा में। ये नियम मैंने आपको पढ़ाया था। उत था ना, उत, ता का मेल कभी भी हा से हो तो ता बदल जाता है दा में और हा बदल जाता है धा में, और ये दोनों जब संयुक्त होते हैं तो इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो उत धन हरण, तो ता और हा मिलके ये बन गए, तो उद्धरण शब्द क्या बनेगा? उद्धरण, ये शब्द बना हमारा उद्धरण। तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन हरण। तीसरा विकल्प सही है। आप ता संबंधी नियम व्यंजन संधि में मैंने पढ़ाया था, जाके पीछे देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। तेजोमय, तो तेज धन ओमय, तेजह धन अमय, तेज धनमय, तेजह धनमय, तो और तेजो धनमय, तो तेजोमय नहीं है, तेज धन अमय नहीं है, तेज धन ओमय नहीं है। विकल्प बचा तेजह धनमय। विसर्ग से पहले कभी आ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाती है। तो विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद 5वां व्यंजन पंचमा अक्षर मां है, तो विसर्ग ओ में बदल जाएगी, शब्द बनेगा तेजोमय। तेजह धनमय बराबर तेजोमय। तो तीसरा विकल्प बच्चों सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राकेश, तो बच्चों राका धन ईश बराबर, आ का मेल ई से हुआ था तो ए बनता है, तो राका धन ईश बराबर राकेश। इसका सही विकल्प है राका धन ईश, पहला विकल्प। राकेश ये गलत है, राका धन एश ये भी गलत है, राका धन ईश ये भी गलत है। सही विकल्प है राका धन ईश। तो राकेश का संधि विच्छेद राका धन ईश, राका धन ईश बराबर राकेश। अगला प्रश्न क्या बच्चों? नीरोग शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। नीरोग, चलिए आप बताइए, मैंने विसर्ग संधि में पढ़ाया है और नियम कौन सा था? विसर्ग का लोप हो जाना। बच्चों निहि धन रोग होता है, निहि धन रोग। मैंने आपको बताया था अगर विसर्ग से पहले कभी ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद रा दिया हो तो विसर्ग लोप हो जाती है, और विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर कर दिया जाता है। तो निहि धन रोग, विसर्ग लोप हो गई और पहले वाला स्वर दीर्घ कर दिया तो नी बन गया, आगे लिखा है रोग,
तो वो जोड़ देंगे शब्द बना निरोग। तो निह धन रोग बराबर निरोग होता है। तो निरोग शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो आपको स्वाभाविक है कि विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, विसर्ग लोप हुई है, तो विसर्ग संधि है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, निहि धन जन, निहि धन जन। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद कभी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो, तो विसर्ग बच्चों रा में बदल जाती है, शुद्ध रा में। जा आया है च, छ, जा, तीसरा व्यंजन है विसर्ग के बाद, और विसर्ग से पहले आ को छोड़ के अन्य स्वर भी है, तो विसर्ग रा में बदल जाएगी, शब्द बन जाएगा निर्जन। तो निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। विसर्ग रा में बदली है तो ना तो स्वर संधि होगा, ना तो व्यंजन संधि होगा, सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, विसर्ग संधि बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्छ्वास, तो बच्चों आप लोगों को अच्छे से बताया था मैंने, ता संबंधी नियम पढ़ाए थे, तब ये प्रश्न मिला भी था, ये उदाहरण हमने किया भी है, हल भी किया है, इसको बनाया भी है। तो उत धन श्वास, ये दो पद जब आपस में मिलते हैं तो उच्छ्वास बनता है। अब नियम क्या है, ता का मेल जब कभी शा से हो बच्चों, कभी किससे हो, शा से, तो ता बदल जाता है चा में और शा बदल जाता है बच्चों छा में। ये मैंने बताए थे, ता के कई नियम आपको पढ़ाए थे ता संबंधी। उन ता में दो नियम ऐसे थे जिसमें ता स्वयं भी बदलता है और जिस व्यंजन से मिलता है उसको भी बदलता है। एक है ता शा से मिले तो ता भी बदलता है और आगे वाले शा को भी बदलता है, और एक ता जब हा से मिले तो ता स्वयं भी बदलता है और हा भी बदलता है। तो ता जब शा से मिलता है तो ता बन जाता है चा और शा बन जाता है छा, और ता जब हा से मिलता है तो ता बनता है दा और हा बनता है धा। ये नियम मैंने ता संबंधी नियम में आपको अच्छे से पढ़ाए थे। व्यंजन संधि का नियम बच्चों, तो उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास होता है, तो इसमें उच्च धन श्वास गलत, उत धन श्वास बिल्कुल सही, उच्च धन श्वास गलत, उद धन श्वास गलत। तो सही विकल्प होगा बच्चों इसका संधि विच्छेद उत धन श्वास। उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भैया ये तो पता कर लो, कम से कम रोज करते हो नमस्ते, नमस्ते सर। मेरे पढ़ने वाले जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, CFS कोचिंग सेंटर पर मुझसे जो पढ़ते हैं, वो आप सभी लोग मुझसे नमस्ते करते हो, तो कम से कम नमस्ते का तो याद कर लो। और ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी नमस्ते आप सभी से करते हो। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमः धन ते, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, नमः धन ते। विसर्ग यहां पर बच्चों सा में बदल रही है, किस में बदल रही है, सा में, तो शब्द बन गया नमस्ते। तो नमः धन ते बराबर नमस्ते, तो नम धन ते गलत, नमः धन सते गलत, नमः धन ते बिल्कुल सही, नमः धन सते अरे गलत। तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा बच्चों, नमः धन ते। नमः धन ते बराबर नमस्ते, ये तो याद कर लो, नमः धन ते बराबर नमस्ते। ठीक है, अगला नियम, अगला प्रश्न, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बच्चों मैं वही संधि विच्छेद लेके आया हूं, छांट के पेपर लेकर आया हूं, पेपर से मैंने प्रश्न छांटे हैं संधि के। जितने भी महत्वपूर्ण पेपर थे, चाहे वो पुलिस का पेपर रहा हो, चाहे वो ARO के कुछ क्वेश्चंस मिले हों उस पेपर में से, या फिर हमें कहीं अन्य किसी परीक्षा के प्रश्न मिले हों जो बहुतायत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और संधि के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे जो बार बार मुझे रिपीट हुए, वही मैंने आज की प्रश्नोत्तरी में डाले हैं, ताकि आप कम से कम पढ़कर भी अधिक से अधिक सफल होने की गारंटी ले सकें। तो बच्चों इसी के लिए आप ये जो मैं आज करवा रहा हूं, इसको तो देखा ही लीजिए 2 बार 3 बार, कम से कम याद कर लीजिए इन सभी प्रश्नों को, कॉपी पे नोट कर लो, चाहे मैं PDF मेरे ग्रुप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आप अगर चाहें तो इससे संबंधित जो पीछे वीडियोस मैंने पढ़ाए हैं वो जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस में इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले ही प्राप्त हो चुका है। वो सारे नियम मैं करवा चुका हूं, जो आज के प्रश्न कराए गए हैं उनके नियम पीछे पहले ही करवा चुका हूं। तो संधि के जितने भी नियम सीखे हैं वो सब पिछले वीडियो से आप सीखिए, और उसके बाद यहां पर इन हाई फ्रिक्वेंट बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का आप यहां पर हल करिए इसको, और अच्छे से परीक्षा में जाकर आप इन्हीं को पाएंगे, देखेंगे कि ज्यादातर यही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो संतोष का सही संधि विच्छेद, संतोष, तो मैं बता दूं बच्चों, संतोष का संधि विच्छेद जो होगा वो सम धन तोष, सम धन तोष होगा बच्चों, सम धन तोष। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, सम धन तोष, इस पे मां पे हलंत नहीं लगा, ये ध्यान रखिएगा, आप पर विकल्प ऐसे बनाता है बिल्कुल मिलते जुलते। देखिए सम धन तोष यहां भी दिया है, सम धन तोष यहां भी दिया है, लेकिन यहां तो
हलंत है सम पे, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है, तो ये गलती भी बच्चों मत कर देना। हमें सही संधि विच्छेद पता होना चाहिए। माँ पे हलंत है तो माँ पे हलंत वाला ही विकल्प हमें चुनना है। तो समधनतोष बराबर संतोष, दूसरा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा। सहधनतोष नहीं होता, संधनतोष नहीं होता और समधनतोष भी नहीं। माँ यहां पर जब मिल रहा है ता से तो माँ अनुस्वार में बदल गया बच्चों, तो समधनतोष दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल, ये बच्चों कई बार शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है और इसका संधि विच्छेद भी पूछा जाता है और इसमें संधि कौन सी है वो भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उज्ज्वल जो शब्द है वो उत धन ज्वल से बना है बच्चों, और हमारा नियम था कि ता का मेल कभी जा से हो तो ता से हो, ता का मेल चाहे जा से हो चाहे झा से हो तो ता बच्चों जा में बदल जाता है। तो ये ता शुद्ध जा में बदल गया, तो जब ये जा शुद्ध जा में बदला तो ये भी आधा है अभी, क्योंकि आगे कोई स्वर तो मिलेगा नहीं इसको, तो शब्द बन जाएगा एक जा आधा ये और एक ज्वल का आधा जा पहले से ही था। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उज्ज्वल के अंदर, उज्ज्वल शब्द के अंदर दो आधे जा होते हैं ना कि एक। तो उज्ज्वल सही शब्द इस तरीके से लिखा जाता उज्ज्वल। अब उज्ज्वल में संधि कौन सी हुई है, तो देखिए ता का मेल जा से हो रहा है तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, उसका संधि विच्छेद है उत धन ज्वल और सही शब्द बना है उज्ज्वल। तो तीनों चीजों पे ध्यान देंगे तो उत धन जवल गलत, उत धन जल गलत, उत धन ज्वल ये ठीक है, उत धन जवल गलत, इस पे हलंत नहीं लगा इस वजह से गलत। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है। तो बच्चों हरिश्चंद्र में आपको मैं बता दूं, हरि धन चंद्र, हरि ही धन चंद्र। बच्चों ये नियम मैंने आपको विसर्ग संधि में पढ़ाया था। विसर्ग का मेल चा से हो, छा से हो या शल्यम वाले सा से हो तो विसर्ग बच्चों बदल जाती है शा में। तो यहां पर बच्चों विसर्ग का मेल चा से हुआ तो विसर्ग शा में बदल गई और शब्द बन गया हमारा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र में विसर्ग में परिवर्तन हुआ है शा में, इसलिए ये विसर्ग संधि है। तो हमारा सही विकल्प होगा हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण, एक शब्द दिया गया है उच्चारण और उसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो बच्चों उत धन चारण, उत धन चारण बराबर उच्चारण, क्योंकि ता का मेल जब चा या छा से होता है बच्चों तो ता जो है वो चा में बदल जाता है। तो शुद्ध ता था, शुद्ध चा में बदल गया और शब्द बन गया उच्चारण। इन दोनों को मिलाएंगे उत धन चारण, ता बन जाएगा चा और शब्द बनेगा उच्चारण, उच्चारण। तो उच्चारण बन गया बच्चों और इसका संधि विच्छेद होगा उच्च धन चारण गलत, उत धन चारण बिल्कुल सही, उच्च धन चारण गलत, उच्च धन आरण गलत। तो उत धन चारण बराबर उच्चारण होता है बच्चों। व्यंजन संधि में मैंने आपको ता संबंधी नियम जो पढ़ाए थे उसमें ये पढ़ाया था। तो आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया बच्चों उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उड्डयन का, एक तो ये पूछता उड्डयन शब्द में संधि कौन सी है। तो बच्चों उड्डयन शब्द में होती है व्यंजन संधि। और उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं, पहले शब्द लिख लीजिए क्या है। उड, हलंत लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, हलंत लगा के भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं। संयुक्त रूप में डा लिख सकते हैं क्योंकि आधे डा के बाद डा है तो दोनों संयुक्त भी कर सकते हैं उड्डयन, और ऐसे भी दे सकता है। तो उड्डयन में सही संधि विच्छेद पूछा है। तो बच्चों मैं बता दूं ये जो डा है ना, डा, ये डा आया कहां से, तो मैं बता दूं आपको उत धन डयन, उत धन डयन में जब ता को डा से मिलाया गया तो ता भी बच्चों डा में बदल गया और शब्द बन गया हमारा उड्डयन। ये शब्द बन गया उड्डयन। ता का मेल जब डा से होता है तो ता डा बन जाता है, ता का मेल जब टा से होता है तो ता टा बन जाता है। तो ता का मेल डा से हुआ तो ता डा बन गया। इसका मतलब उड्डयन में जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन डयन। तो आप देख लीजिए उत धन डयन प्रथम विकल्प ही मिल गया हमें, यही सही है। उड्डयन ऐसे लिखा गलत, उडड अयन गलत, उद धन डयन गलत। सही शब्द है बच्चों, सही विकल्प है, इसका संधि विच्छेद होगा उत धन डयन, उत धन डयन बराबर उड्डयन। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और ये प्रश्न में ऐसी भी आशा करता हूं कि आपने अभी तक जो संधि के सभी वीडियोस देखे हैं उनको पढ़ने के बाद आपको आनंद आ रहा होगा इन प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मेरे
पहले पढ़ाए गए वीडियोस में सभी आप लोगों को उदाहरण के रूप में आपको पहले ही मिल चुके हैं, तो इसलिए ये प्रश्नोत्तरी आपको बहुत अच्छा लग रही होगी पढ़ने में, बहुत अच्छी लग रही होगी। अगला प्रश्न दिया श्रावण, श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए बच्चों, श्रावण जो शब्द है इसमें दो दो संधियां हुई हैं एक ही शब्द में। हाँ बच्चों, कभी कभी कुछ शब्दों में दो पदों में मिलाने पर स्वर संधि भी हो जाती है और व्यंजन संधि भी, दो परिवर्तन हो जाएंगे अलग अलग, तो वो दो संधियां हो जाती हैं। इसलिए इसकी संधि तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा संधि विच्छेद क्या है। श्रावण, तो पहले तो मैं बता दूं आपको ये बनी कैसे है। बच्चों बनी है इसकी श्रो धन अन। अब ध्यान दीजिए, श्रो धन अन। अब जैसा कि आप जानते हैं श्रो जो श्रा जो होता है बच्चों, श्रा ये दो पदों से मिलकर बना होता है, सॉरी दो पदों नहीं, दो वर्णों से मिलकर बना होता है श्रा। एक तो बच्चों शल्यम वाला शा प्लस रा, ये रा पूरा होता है, शा आधा होता है, तो श्रा बनता है। इसका मतलब जो श्रो लिखा है उसमें आधा शा लिखा है, फिर रा लिखा है, फिर ओ लिखा है। आपको ये पता होना चाहिए। श्रो को अगर मैं तोड़ दूं तो शा धन रा धन ओ, तो अंतिम पद जो निकलेगा बच्चा, अंतिम वर्ण जो निकलेगा श्रो में वो निकलेगा ओ। अब इस ओ का मेल जब आ से होगा, इस ओ का मेल जिस अन को मैं लेके आऊंगा आ से होगा, तो क्या होगा? तो ओ का मेल जब भी कभी भिन्न स्वर से हो, देखो बच्चों मैंने आपको बताया है ए आई ओ औ, इनका मेल जब किसी भिन्न स्वर से होता है तो वो कहलाती अयादि संधि। तो ओ का मेल जब किसी भिन्न स्वर से होगा तो ओ बन जाएगा बच्चों अव। क्या बन जाएगा? अव, और आगे वाला आ इसमें मिल जाएगा। तो हमारा शब्द बनेगा, श्रो का ओ निकाल लिया था हमने, श्रो का ओ निकाल लिया तो वो अब बन गया, तो शब्द बन गया श्रो, श्रा रह गया, ओ बन गया अब, तो श्रा आधा था, मतलब ये मैं समझा देता हूं आपको, इसको यहां से हटा देता हूं, शायद मैं समझाने में अक्षम हो रहा हूं, अक्षम नहीं हूं मैं, लेकिन मैं आपको सही बताना चाहता हूं। श्रो जो है जब श्रा से, मैंने तो तोड़ के रख दिया था यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए, श्रो से जब वो निकाला तो इधर शुद्ध श्रा बन गया, बच गया। तो श्रा जब बचा यहाँ, जब ओ अलग कर लिया इससे, तो श्रा से जब आ मिला, ये श्रा पे हलंत है, अब आ मिला तो श्रा बच्चों पूरा हो जाएगा। वा से जब आ मिलेगा तो वा पूरा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये ना नहीं रहेगा, रा आ जाएगा। श्रोधन अन, बच्चों गलत मैं बोल रहा हूं, श्रावण होगा, क्योंकि श्रोधन अन, क्योंकि श्रावण है ना, श्रावण श्रवण नहीं है, क्योंकि ये तो श्रवण बन जाएगा फिर। श्रव श्रव, अब औ जब निकलेगा, औ मिलेगा तो वो आओ बनेगा, आओ, औ मिलेगा तो वो आओ बनेगा, क्योंकि ओ मिलेगा तो अब बनेगा श्रवण बन जाएगा, श्रोधन अन। अब यहां पे तो श्रावण है, श्रवण थोड़ी ना है, श्रावण है, तो श्रावण के लिए संधि विच्छेद होगा इसका, श्रवधन अन। श्रव से जब औ निकाल लेंगे तो श्रा बचेगा इधर शेष, औ बदल जाएगा किसमें? भिन्न स्वर से मिलने पर आओ में, और आओ में आ की स्वर मिल जाएगा तो वह पूरा बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा श्र, ये श्रा और आओ बन गया, ओ जो इससे औ जो लगा था वो आओ बन गया, औ गायब हो गया, आओ में तब्दील हो गया। तो इस श्रा पे जब आ की मात्रा मिली तो श्रा, वा से जब आ का मिलन हुआ तो वह, और ना बच्चों ड़ा नहीं ना नहीं रहेगा, अड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दो पद मिलाए जाएं और पहले पद में कहीं रा री या षटकोण वाला सा दिया हो और दूसरे पद में कहीं भी ना दिया हो तो वो ना नहीं रहता, अड़ा हो जाता। प्रथम पद में कहीं भी रा दिया हो, री दिया हो या षटकोण वाला सा दिया हो तो दूसरे पद का ना नहीं रहता, वो रा बन जाता है। जैसे राम धन अयन बराबर रामायण, ना बन गया रा में, क्योंकि पहले पद में रा दिया था। तो इसमें भी बच्चों रा दिया है, क्योंकि श्रा है ना, तो इसमें रा दिया है, तो श्रव धन अन, श्रव धन अन बराबर श्रावण हो जाएगा बच्चों। तो सही पद हमें बताना था, संधि विच्छेद क्या है, तो श्रव धन अन, चौथा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा, श्रव धन अन बराबर श्रावण। और ये अयादि संधि का एक उदाहरण है और आप बड़े ही प्रेम से, अच्छा मैंने जो पहले बता दिया श्रो धन अन, तो बच्चों श्रो धन अन मैंने एक्चुअल में श्रावण ना देख के श्रवण देख लिया। श्रो धन अन, श्रो धन अन बराबर बच्चों श्रवण होता है और श्राव धन अन बराबर श्रावण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निरुत्तर, तो निहि धन उत्तर बच्चों, निहि धन उत्तर बराबर निरुत्तर। विसर्ग से पहले कोई आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर दिया गया हो और विसर्ग के बाद ऊ दिया गया हो, छोटा ऊ दिया गया हो या बड़ा ऊ दिया गया हो, तो विसर्ग बच्चों रा में बदल जाती है। ऐसा हमारा नियम है, हम विसर्ग संधि में पढ़ चुके हैं। विसर्ग संधि में हमने ये नियम पढ़ा है। तो नि धन उत्तर बराबर निरुत्तर हो जाता है बच्चों। तो सही आप देख लीजिए विकल्प, नि धन उत्तर गलत, निहि धन उत्तर गलत, निर्धन उत्तर गलत, निहि धन उत्तर ये ठीक है। चौथा विकल्प बिल्कुल बच्चों सही है। तो निहि धन उत्तर बराबर निरुत्तर हो जाएगा, निरुत्तर का संधि विच्छेद है निहि धन उत्तर। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों।
अगला प्रश्न क्या है, निराधार किस संधि से युक्त है? निराधार तो बच्चों निहि धन आधार, निहि धन आधार बराबर निराधार होगा। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, है, विसर्ग के बाद आ हो तो है, तो विसर्ग रा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? रा में। और इस रा पे जब बड़े आ की मात्रा लगेगी तो निरा बन जाएगा, ये शब्द बनेगा निराधार। निहि धन आधार को जोड़ोगे तो विसर्ग रा में तब्दील हो जाएगी और ये आ रा से मिलेगा तो निरा बन जाएगा और पूरा शब्द हो जाएगा निराधार। तो निराधार का सही संधि विच्छेद है निहि धन आधार। हमसे पूछा गया निराधार किस संधि से युक्त है, तो भैया यहाँ पे विसर्ग में रा में परिवर्तन हो, विसर्ग संधि से युक्त है बच्चों, विसर्ग संधि से बना है निराधार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आ धन ई, इनको जोड़ने पर ए होता है, मतलब आ और ई को मिलाने से ए हो रहा है, कौन सी संधि को व्यक्त करता है? आ और ई मिलकर ए हो जाते हैं बच्चों, ये गुण संधि को व्यक्त करता है, तो दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और मिलेगा आपको भी। अगला प्रश्न है बच्चों कि अधः धन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? इस तरीके के प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। अधः धन गति बराबर अधोगति होता है, वो किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि या गुण संधि है? तो मैं बता दूं बच्चों, आप सामने देख सकते हो अधः धन गति, विसर्ग ओ में बदली है, माने विसर्ग में परिवर्तन हुआ तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप सही से अध्याय पढ़ते हैं, सभी चैप्टर्स को मन से पढ़ते हैं, तो उनकी प्रश्नोत्तरी भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लेकर आया और मैं ये उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों को सीखकर आप परीक्षा में सफल भी हों, ऐसी मेरी आशा है, ऊपर वाले से ख्वाहिश है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आपको जब भी आप पेपर देने जाएं तो जो भी संधि का पेपर मिले, संधि के प्रश्न आपको मिलें, वो इसी प्रश्नोत्तरी से आ जाएं, ताकि आप लोगों को और अच्छा महसूस हो। और बिल्कुल चांस है बच्चों, मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से मैं अपने मन में अपने आप को लेकर मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस बात को लेकर कि हो सकता है, हो नहीं सकता है, ज़्यादातर संधि के पेपर आप उठा के देख लीजिए, आज के जो प्रश्न है वही आपको रिपीट मिलते रहते हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न ना भी मिले तो इनसे संबंधित नियम जो हैं वो मैंने जो पढ़ाए हैं, उन्हीं नियमों से संबंधित आपको सारे संधि के प्रश्न मिलेंगे। तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप लोग पढ़िए, जरूर पढ़िए, अपने भाइयों को भी पढ़ाइए, लेकिन जो पढ़ाएं वो छोड़ के ना पढ़ाएं। आप एक तरफ से पढ़ें, एक बार पूरा विषय पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, फिर उसके बाद तो आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा और सारे धीमे धीमे हम सभी हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे। और देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में नौकरी जो है वो बाहर बन के आएगी, आपका पेपर पास होगा और आपके पास कॉल लेटर खुद चल के आएगा, और उस दिन आपके जीवन में बिल्कुल एक नया बदलाव, एक नई उमंग, एक नया जीवन आपके लिए तैयार हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज विदा लेता हूं, और अगले अध्याय के लिए आप थोड़ा इंतजार करिए, और अगला अध्याय जैसे ही आएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।